नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम अपनी यूनिट नंबर 12 के तहत गांधीवादी युग का प्रारंभ करेंगे कि गांधीवादी युग किसे कहते हैं, किस प्रकार गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा सब कुछ। तो वन बाय वन कौन कौन से इन्होंने आंदोलन चलाए थे कि गांधी जी के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह पहला हुआ था, या बारदोली सत्याग्रह, या आप देखेंगे नमक कानून को पहले तोड़ा गया था, या कौन सा या असहयोग आंदोलन कब चला था। ये सब का सब इसके बारे में, इन जितने भी ये आंदोलन चले इन सब के बारे में हम देखेंगे गांधीवादी युग के तहत। और गांधी का परिचय भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, फादर कौन थे, मदर कौन थी। तो इन सब के आंसर आपको इसी में मिलेंगे। अब देखो, ये जो यूनिट नंबर 12 है ना, ये आपकी ये क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि ये क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण जो होगा, ये सेकंड चरण में भी दिखाई देगी, ये आपको तीसरे चरण में भी दिखाई देगी, क्योंकि 1915 के बाद में महात्मा गांधी की जो भूमिका रहेगी भारतीय राजनीति में वो अहम हो जाएगी और 1947 तक रहेगी। तो इसलिए इसकी कंडीशन क्या बनेगी कि तीनों ही चरणों में भी समान रूप से चलेंगे। इसी वजह से इसको हमने यूनिट नंबर 12 सेपरेट कर दिया। तो ये तीनों के लिए कॉमन होगी आपकी। तो स्टार्ट करेंगे हम अपनी। और उससे पहले ये जो आपका वीडियो होगा, ये यूपीपीएससी, यूपीएससी, वीओ, आरओ, एआरओ, एसएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी के लिए यूजफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना गांधीवादी युग। तो देखो, हमें गांधीवादी युग में पढ़ना क्या है। पहले देखेंगे गांधी जी का जीवन परिचय, कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, पिता कौन थे, मदर कौन थी, फादर कौन थे। तो ये सबके बारे में, इनके बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और फिर इनके द्वारा जो सबसे पहला सत्याग्रह चला गया भारत में, वो था चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद में ये 1917 में चला। उसके बाद में 1918 में होगा आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये 1918 में होगा। फिर उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में ही होगा। और फिर जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो होगा 1919 को, अर्थात 13 अप्रैल 1919 को हुआ। फिर इसके बाद में खिलाफत आंदोलन देखेंगे, फिर असहयोग आंदोलन देखेंगे जो 1920 में होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, गांधी जी का परिचय देखते रहेंगे आगे तक, और वो किस तरीके से कौन कौन सी राजनीति में इन्होंने अहम भूमिका निभाई, या किस किस आंदोलन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई गांधी जी ने, उस सब के बारे में हमें यहाँ पर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं गांधी का जीवन परिचय। तो देखो, इनका जो जन्म होता है वो 2 अक्टूबर को 1869 ईस्वी को गुजरात के काठियावाड़ जिले में होता है। काठियावाड़ जिले में भी एक स्थान था पोरबंदर। तो पोरबंदर नामक स्थान पर गांधी जी का जन्म हुआ, 1869 में हुआ। ठीक। तो इनके जो दादा थे, वो दादा का नाम था उत्तम चंद, पिता का नाम करमचंद गांधी था, और माता का नाम पुतलीबाई था। और इनकी जो पत्नी थी, उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। इन्हें गांधी जी प्यार से बाबी कह के पुकारते थे, वाह। इनके 4 पुत्र हुए, रामदास, देवदास, हरिलाल और मणिलाल। तो 4 पुत्र महात्मा गांधी के थे। ये आप चारों के चारों नाम ध्यान रखना, कभी कभी क्या करता है कि पूछ लेता है कि निम्न में से कौन गांधी जी का पुत्र नहीं था। अब ये ऐसी खास बात जो होती है वो पीसीएस की और आईएएस के लिए चलती है, अर्थात यूपीपीएससी और यूपीएससी इन ऐसे सवालों को पूछ लेती है अक्सर। जमनालाल बजाज को गांधी जी का क्या 5वां पुत्र माना जाता है। एक जमनालाल बजाज थे, इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र माना जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से इनके 4 ही पुत्र थे। इन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई ब्रिटेन में पूरी करी। द इनर टेम्पल, ये इनर टेम्पल है, द इनर टेम्पल नामक कॉलेज में इन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की थी। भारत आने के बाद ये नासिक महाराष्ट्र में, राजकोट गुजरात में अपनी वकालत की प्रैक्टिस करना प्रारंभ करते हैं। इसके बाद 1893 में ये एसएस कृष्णा नामक जहाज से गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए ये अफ्रीका चले गए। अर्थात गुजराती व्यापारी था, और गुजराती व्यापारी के साथ ही क्या करते हैं, ये यहाँ से इनकी देखभाल के लिए, ये इनके जो केस होते थे उनकी देखभाल के लिए गांधी जी यहाँ से भारत छोड़कर अफ्रीका के लिए रवाना हो जाते हैं। तो किस जहाज से गए थे, ये सवाल पूछ लेता है। तो गांधी जी गए थे एसएस कृष्णा नामक जहाज से। अब देखो, दक्षिण अफ्रीका में एक नटाल प्रांत है, जैसे हम अपने उत्तर प्रदेश को प्रांत कह देते हैं, हालांकि अब राज्य है, पहले प्रांत कहते थे उस समय पर।
तो उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में जो एक नटाल था, जो उसको हम प्रांत के नाम से जानते थे, अर्थात प्रांत को ही नटाल के नाम से जानते थे। नटाल प्रांत के पीटर्सबर्ग या मोहित्सबर्ग नामक रेलवे स्टेशन पर गोरे और काले के मतभेद की वजह से इन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। हुआ क्या कि एक जो ट्रेन जा रही थी वो पीटर्सबर्ग से, जो मोहित्सबर्ग के पीटर्सबर्ग के लिए जा रही थी, उसमें गांधी जी फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर बैठे थे। और इसमें क्या हुआ कि गांधी जी को गोरे लोग अर्थात अंग्रेजों के द्वारा ये कहकर उस फर्स्ट क्लास सीट के टिकट से जो वहां पर केबिन बने होते हैं उस केबिन से बाहर निकाल देगा, ये कहकर कि यहाँ पर काले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इसी वजह से गांधी जी को उस ट्रेन से बाहर उतार दिया गया। और इसी वजह से गांधी जी ने यहाँ पर काले और गोरे का भेद खत्म किया। और ये प्रयास करा गांधी जी ने, और सबसे ज्यादा प्रयास जो इन्होंने कई बार रिट डाली यहाँ के न्यायालय में, और यहाँ के न्यायालय ने अंततः ये कर दिया कि काले और गोरे का भेद खत्म कर दिया कि यदि कोई व्यक्ति फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर, कोई भी व्यक्ति हो, काला हो चाहे वो गोरा हो, यदि उसके पास फर्स्ट क्लास का टिकट है तो वो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में ही बैठेगा। यहाँ पर इस प्रकार की यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी गांधी जी के साथ। फिर 22 मई 1894 ईस्वी को इन्होंने अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। इन्होंने अपना सर्वप्रथम सत्याग्रह अफ्रीका में ही प्रारंभ किया था। ये ध्यान रखना कि भारत में जो सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं ये दूसरी बार करते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने अपने सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में कर लिया था। 1899 में इन्होंने बोअर युद्ध में हिस्सा लिया तथा 1889 में पहली बार भागवत गीता का अध्ययन किया था इन्होंने। अब बोअर में क्या होता था, देखो अंग्रेजों और यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच युद्ध हुआ। तो इसी युद्ध में, बोअर के युद्ध में, जो अंग्रेज घायल हुए थे उनकी इन्होंने सेवा की थी। इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने यहाँ पर बोअर के युद्ध में भी हिस्सा लिया था। युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, युद्ध में जो घायल सैनिक हुए थे उनकी देखरेख में ये लगे थे वहां पर। 1899 में इन्होंने इंडियन एम्बुलेंस कोर की स्थापना की। अब ये देखो, सब कुछ जो स्थापना हो रही है ये सब कुछ दक्षिण अफ्रीका में ही हो रहा है। 1903 में ट्रांसवाल ब्रिटिश एशियाटिक सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की। गांधी के जीवन पर टॉलस्टॉय और हेनरी थोरो का प्रभाव था। ठीक, वो जो गांधी जी थे, ये जो थे टॉलस्टॉय और ये जो हेनरी थे, ये उस समय के क्या थे, बहुत बड़े दार्शनिक व्यक्ति थे। और इन्हीं की वजह से, इन्हीं से ही गांधी जी बहुत ज्यादा प्रेरित थे। इनकी पुस्तक अक्सर इन्होंने गांधी जी ने पढ़ी थी, तो इसी वजह से इनको प्रेरणा इनसे मिली थी सत्याग्रह वगैरह की। यदि पूछ ले कि गांधी जी को सत्याग्रह करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो वो मिली थी टॉलस्टॉय और हेनरी के दार्शनिक सिद्धांतों के अनुसार। 1904 में डरबन, दक्षिण अफ्रीका में जगह है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं ये। 1904 में अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका प्रकाशित की। यह सबसे पहले तेलुगु भाषा में प्रकाशित हुई थी, ये ध्यान रखना है। 1909 में अफ्रीका से ब्रिटेन की यात्रा के दौरान इन्होंने हिंद स्वराज की स्थापना की थी, अर्थात हिंद स्वराज एक पुस्तक है। तो जब ये अफ्रीका से ब्रिटेन की यात्रा कर रहे थे, देखो ऐसा नहीं था कि यात्राएं पहले एक दिन, दो दिन या महीने, दो महीने में हो जाती थी। सालों यात्राएं करने लगी जाती थी, सालों में यात्राएं होती थी। और कम से कम ये मान लेना 6 मंथ का तो समय लग ही जाता था यात्रा करने के लिए। तो इस दौरान क्या करते थे ये लोग, पुस्तक वगैरह लिख लेते थे। तो वही काम गांधी जी ने करा और हिंद स्वराज नामक पुस्तक गांधी जी ने लिखी थी इन ब्रिटेन से, ओ, अफ्रीका से ब्रिटेन जाते समय 1909 में लिखी थी। गांधी की पहली पुस्तक लंदन गाइड थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और समुद्री यात्रा के दौरान ग्रीन पैम्पलेट की रचना भी इन्होंने की थी। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी पूर्ण रूप से भारत लौट आए, जिसे प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अक्सर आप देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। किसकी याद में, तो गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से पूर्णतः भारत लौटने की खुशी में 9 जनवरी के दिन आज भारतवान में, भारत में राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इन्होंने अपने जीवन के 22 वर्ष अफ्रीका में बिताए थे, अर्थात ये 22 वर्ष तक अफ्रीका में रहे थे। होर्डिंग द्वितीय ने गांधी को केसरे हिंद की, जूलू युद्ध और आर्मी में भर्ती करने वाले सर्जेंट की उपाधि से नवाजा था। ये होर्डिंग द्वितीय वही है जो 1911 में था, और जिस पर क्या करा गया था, बम फेंका गया था। नेक्स्ट है, अब देखो इनके कुछ सत्याग्रह होंगे, जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। तो चंपारण जो जगह पड़ती है वो बिहार में पड़ती है, और बिहार का भी एक जिला है मोतिहारी जिला।
तो बिहार के मोतिहारी जिले में चंपारण सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। कारण क्या था? कारण था यहाँ पर तीन कठिया पद्धति के द्वारा नील की खेती कराई जा रही थी। अर्थात इसका मतलब ये था, तीन कठिया का मतलब ये था कि 3/20 भाग पर नील की खेती करना किसानों के लिए अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों ने। ये अनिवार्य था। इसी वजह से क्या थे, किसान बड़े परेशान थे कि यदि किसी के पास 20 बीघा जमीन है तो 3 बीघा जमीन पर नील की खेती उगाएगा, लेकिन नील की खेती यदि आप लगातार 2 या 3 साल तक करते हैं उस खेती पर, तो वो बंजर हो जाती थी भूमि। इसी वजह से किसान परेशान थे। किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे, जबकि अंग्रेज नील की खेती करवाना चाहते थे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हो चुकी थी और उसी के लिए उद्योगों में कपड़े वगैरह रंगने के लिए नील की आवश्यकता पड़ती थी। तो इसी वजह से ये नील की खेती अक्सर करवाया करते थे। यहाँ पर तिनकटिया पद्धति के द्वारा नील की खेती कराई जा रही थी। तो इसी के विरुद्ध क्या हुआ? इसी के विरुद्ध गांधी जी ने आवाज उठाई थी और इनको चंपारण आने का जो न्योता दिया था वो दिया था बिहार के ही राजकुमार थे, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने ये न्योता दिया था इनको बिहार आने के लिए। तो सराहवेशी अर्थात अत्यधिक लगान और तावान, एक मुश्त मुआवजा के कारण यहाँ के किसानों ने विद्रोह कर दिया। चंपारण का विद्रोह एक बार 1908 में पहले भी हो चुका था। जब तक गांधी जी कहाँ थे, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, तो उस दौरान भी ये विद्रोह हुआ था। उसके बाद में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल थे के कहने पर गांधी जी ब्रज किशोर, एंड्रयूज और राजेंद्र प्रसाद के अनुग्रह से नारायण सिंह ने यहाँ का दौरा किया था। कि राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी के साथ ब्रज किशोर आए, एंड्रयूज आए, राजेंद्र प्रसाद आए और नारायण सिंह आए थे। तो यहाँ का इन्होंने चंपारण का दौरा उस दौरान किया था। तो चंपारण आने का जो न्योता दिया था वो राजकुमार शुक्ल ने दिया था गांधी जी को। सरकार ने जांच आयोग का गठन किया, जिसमें गांधी भी थे, गांधी जी भी भाग लेते हैं। और गांधी जी ने किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए सत्याग्रह का प्रयोग किया। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य की ही जीत हो, सत्य के लिए घर। तो सत्य की ही जीत हो, इसलिए इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया, जो भारत में गांधी का पहला, ये कह लो कि सत्याग्रह था। और ये भी आप कह सकते हैं कि पहला सफल सत्याग्रह था। इन्होंने, गांधी जी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया और वो पहली बार में क्या हुआ, सफल हो गया। तो गांधी की सिफारिश पर तीन कटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया और किसानों से जो अवैध वसूली की गई थी उसका 25% तक वापस देने को उनको अंग्रेजों को मना लिया, कि जो अवैध वसूली की गई है किसानों से उसका 25% किसानों को वापस दे दिया जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी इसी दौरान, कि सत्याग्रह कामयाब रहा और जो यहाँ के किसान थे उन्होंने, वो संतुष्ट हो गए, क्योंकि उन्हें उनके अधिकार मिल गए। नील की खेती समाप्त कर दी गई और जो अवैध वसूली की गई थी उसका 25% भी गांधी जी ने उनको वापस दिलवा दिया। लेकिन एनजी रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। ये पीसीएस का सवाल होगा कि ये पूछ लेता है कि चंपारण सत्याग्रह जब गांधी जी ने किया उसका विरोध किसने किया था? तो एनजी रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। अगला होता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, 1918 में होगा यह। ये भी 1918 में होगा। देखो अहमदाबाद मिल मजदूर में क्या हुआ, अहमदाबाद में क्या हो जाता है कि प्लेग फैल जाता है। अब प्लेग क्या होगा, प्लेग में जिस दौरान जब प्लेग फैला तो मिल मालिकों ने बोनस देना प्रारंभ कर दिया था मजदूरों को। लेकिन जैसे जैसे प्लेग खत्म हुआ वो बोनस मजदूरों को फिर से समाप्त कर दिया गया। लेकिन अब मजदूर ये चाहते थे कि जी हमें बोनस मिलना ही चाहिए, और इसी बात को लेकर मजदूर जो थे वो भूख हड़ताल कर देते हैं, हड़ताल पर बैठ जाते हैं। तो इसी समस्या के समाधान के लिए गांधी जी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन चलाते हैं। अब इसमें भी देखो इनका भी ये समाधान करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? ये आंदोलन बोनस की समाप्ति के कारण हुआ। मिल का मालिक अंबालाल था, यह अंबालाल साराभाई कि अंबालाल साराभाई था मिल का मालिक, और इसी अंबालाल साराभाई की बहन थी अनुसुईया। अनुसुईया बहन ने ही गांधी जी को अहमदाबाद आने के लिए निमंत्रण दिया था। ये आप ध्यान रखना, जैसे कि अपने पीछे देखा, जो पीछे सत्याग्रह हुआ था चंपारण सत्याग्रह, उसमें आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया, और जबकि अहमदाबाद आने का निमंत्रण अनुसुईया बहन ने दिया था, जो अंबालाल साराभाई की सिस्टर थी। और गांधी ने अपना सर्वप्रथम भूख हड़ताल इसी आंदोलन में किया था। ये आप ध्यान रखेंगे कि गांधी जी का पहला भूख हड़ताल आंदोलन कब हुआ, तो वो हुआ अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ना कि चंपारण आंदोलन। अंबालाल साराभाई इस आंदोलन में गांधी के विरोध में थे।
वे विरोध में तो होंगे ही, क्योंकि ये खुद ही कंपनी के मालिक थे। अब क्या हुआ इसी में, जो ये अहमदाबाद मिल मजदूर था, इसमें क्या था कि इन दोनों के बीच में सुलह करा दी गई गांधी जी के द्वारा, मजदूरों के बीच में और मालिकों के बीच में। और ये कह दिया गया कि जो बोनस आप 100% दे रहे थे उसको आप 35% कर दीजिए, 35% तो कम से कम बोनस दीजिए। तो इस बात से क्या हुआ, इस बात से जो मिल मालिक थे वो भी मान गए, और जो मजदूर थे वो भी खुश हो गए कि 35%, चलो कुछ नहीं मिल रहा, कम से कम 35% तो मिल ही रहा था। 35% बोनस के तौर पर इनको, किसानों को वहां पर बोनस मिलने लगा, या मजदूरों को बोनस मिलने लगा। तो जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, ये भी गांधी जी का एक सफल आंदोलन माना जाता है। उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 में। पिछले वर्ष के मुकाबले वर्तमान वर्ष का उत्पादन एक चौथाई से कम था। मतलब जो पहले उत्पादन हुआ था, मान लो 4 बोरी गेहूं हुआ इसी खेत में, लेकिन इस साल जो गेहूं उत्पादन हुआ वो 1 ही बोरी हो पाया। जिसके बाद भी क्या हुआ, लगान लिया जाता रहा बराबर अंग्रेजों के द्वारा। देखो फसल अच्छी न होने के कारण भी अंग्रेजों के द्वारा जो लगान लिया जा रहा था वो बराबर लिया जा रहा था फिर भी। अब मोहनलाल पांड्या और शंकर लाल पारीख ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर दिया। इसमें गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई, हिंदूलाल और गुजरात सभा ने गुजरात का दौरा किया, और समस्त किसानों से ही लगान वसूला जाएगा। इसका मतलब ये था कि जो किसान समर्थ हैं, या जो किसान लगान देने में सक्षम हैं, केवल उन्हीं से ही लगान लिया जाए, अदरवाइज किसी से लगान ना लिया जाए। अब यहाँ की जो मेन भूमिका निभाई थी, देखो गांधी जी तो थे ही, लेकिन मेन भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी वजह से जो यहाँ की महिलाएं थी, बारदोली की जो महिलाएं थी, इन्हीं महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। लेकिन सरदार की उपाधि दी किसने थी, तो इन महिलाओं की ओर से गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो खेड़ा सत्याग्रह भी समाप्त हो जाता। उसके बाद में एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है अंग्रेजों के द्वारा। इसमें क्या हुआ, देखो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और उस टाइम पर भारत का वायसराय जेम्स फोर्ड था। ये आप ध्यान रखेंगे। तो देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों, इसमें क्या हुआ कि कुछ क्रांतिकारियों की गिरफ्तारियां हो जाती हैं। जो आपका रोलेट एक्ट चल रहा था ना, बिना वकील बिना दलील वाला कानून चल रहा था, इसमें कुछ शक के बिना पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, और इसी गिरफ्तारी के कारण पंजाब में बैसाखी के दिन मेला लगता है अमृतसर में। तो वहां पर क्या होता है कि भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन भीड़ जमा किस कारण हुई थी, वो मेले के कारण हुई थी भीड़ जमा। और इसी वजह से क्या हुआ कि कुछ लोग वहां पर भाषण देना शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से ज्यादा भीड़ शुरू हो जाती है। तो जो जनरल डायर था, वो आदेश देता है पुलिस को कि, या पहले जनता को उसने ऑर्डर दिया कि आप 2 मिनट में इस क्षेत्र को खाली कर दीजिए। लेकिन क्या सोचो, जहाँ हजारों की संख्या में लोगों क्या वो 2 मिनट में खाली कर सकते हैं, नहीं। तो 2 मिनट के बाद में जस्ट उसने गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। तो वहां पर ऐसा कहा जाता है कि कई हजार लोग मारे गए थे इस जलियांवाले बाग हत्याकांड में। लेकिन सरकारी डेटा कुछ ही और ही कहता है, कि सरकारी डेटा कहता है कि केवल 379 लोगों की ही मृत्यु हुई थी। अब जो भी सरकारी डेटा कहता है, लेकिन जो कुछ आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि 1000 से भी ज्यादा मृत्युएं हुई थी वहां पर। तो देखो इसमें क्या हुआ, इंग्लैंड के न्यायाधीश सिडनी रोलेट ने 10 दिसंबर 1917 को क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए एक समिति का गठन किया, और इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की वो 15 अप्रैल 1918 को पेश कर दी। संपूर्ण भारत में रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को लागू कर दिया गया। रोलेट एक्ट क्या कहा जाता था, ये एक रोलेट ऐसा एक्ट था जिसके यदि सरकार को किसी पर थोड़ा बहुत शक है, तो उसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के गिरफ्तार किया जा सकता था। और जरूरत पड़ने पर सजा का भी प्रावधान था। सजा के साथ साथ उसे उम्र कैद भी हो सकती थी, कुछ साल की भी सजा हो सकती थी, और फांसी की भी सजा हो सकती थी। तो इसी वजह से इस रोलेट एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी गई। तो ये ध्यान रखना कि किस कानून को काले कानून की संज्ञा दी गई, तो रोलेट एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी गई थी। 6 अप्रैल 1919 को इस कानून के विरोध में गांधी जी ने संपूर्ण भारत में हड़ताल का आह्वान किया। इसी दिन गांधी ने बंबई में सत्याग्रह सभा का गठन किया। लेकिन 8 अप्रैल को गांधी का पलवल है, पलवल नामक स्थान पर गिरफ्तारी हो जाती है, और इन्हें बंबई भेज दिया जाता है गांधी जी को। इसका मतलब
बंबई में सत्याग्रह के गठन से पूर्व ही या बंबई पहुंचने से पहले ही इन्हें पलवल नामक स्थान पर गिरफ्तार करके बंबई जेल में भेज दिया जाता है। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के नेता डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो जाती है। और यदि इन लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है तो इन्हीं लोगों की गिरफ्तारी या इन्हीं लोगों को छोड़ने के चक्कर में क्या होता है, इस तरह का ये नरसंहार होता है। गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में हंसराज ने 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक बैठक बुलाई। पंजाब का जनरल था ओ डायर के कहने पर आर डायर ने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलवा दी। देखो, दो डायर थे, एक तो ओ डायर था, एक आर डायर था। ये दिया जरूर ध्यान रखना कि भीड़ पर गोलियां चलवाने का जो आदेश दिया था वो आर डायर ने दिया था। इस तरीके से याद रख सकते हैं। रेड, रेड क्या होता है आपका, आर फॉर रेड। और रेड क्या होता है, खतरे का निशान, खतरा। और खतरा क्या था कि इसी ने ही क्या कर दिया था, गोली चलाने का आदेश दिया था, तो वहां पर क्या था, खतरा। आर डायर से आप याद रख सकते हैं इसको इस तरीके से। इसका मतलब कि भीड़ पर, जलियांवाले बाग हत्याकांड में भीड़ पर, निहत्ती भीड़ पर गोली चलवाने का आदेश जो दिया था वो आर डायर या रेड डायर ने दिया था। इसमें काफी लोग मारे गए। इसी घटना से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी, जो गांधी जी के द्वारा नाइट की उपाधि दी गई थी या सर की उपाधि दी गई थी, वो लौटा दी। इसके साथ साथ शंकर नारायण ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। और इस घटना की जांच के लिए अंग्रेजों द्वारा हंटर समिति का गठन किया गया था। ध्यान रखना, हंटर समिति ये इस जांच से भी संबंधित थी, और हंटर कमीशन एक शिक्षा से संबंधित भी बनेगा। इस पॉइंट को हम बाद में देखेंगे कि शिक्षा संबंधी सुधार क्या क्या होते हैं अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन फिलहाल इस हंटर कमीशन का जो गठन हुआ था वो जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। अब इसमें क्या हुआ, जिसमें रैंकिंग रैंकिंग चमनलाल, शीतलवाड़ा, जगत नारायण, सुल्तान अहमद, राइस, बैरो और स्मिथ थे इसमें, जो हंटर कमीशन था। तो इसमें इतने लोग थे शामिल। इसने अपनी रिपोर्ट 1920 में सौंप दी। रिपोर्ट के पहले ही इंडेमिनिटी बिल पास कर दिया गया, जिससे दोषियों का बचाव किया जा सके। इसका मतलब जो आर डायर दोषी था उसका बचाव करना भी अंग्रेजों के लिए जरूरी था। तो इसी वजह से इस रिपोर्ट के आने से पहले ही, या हंटर समिति की रिपोर्ट आने से पहले ही, इन्होंने इंडेमिनिटी बिल पेश कर दिया, जिसमें क्या कर दिया गया, जो आर डायर था उसका बचाव कर लिया गया। गांधी ने रिपोर्ट को पन्ने पर दर्ज निर्लज लीपापोती की संज्ञा दी थी, कि केवल पन्ने पर दर्ज है, बाकी काम कुछ वास्तविक धरातल पर नहीं होगा। तहकीकात कमेटी का गठन भारतीयों के द्वारा किया गया। इसके प्रमुख जो थे वो मदन मोहन मालवीय, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास थे। इसका मतलब जो तहकीकात कमेटी का गठन हुआ था वो भी जलियांवाला बाग हत्याकांड की उसको जांच के लिए हुआ था। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ओ डायर को स्वर्ण 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 ऑफ ऑनर से नवाजा गया था। उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को ब्रिटेन में जाकर इसको गोली मार दी थी, जनरल ओ डायर को। ये ध्यान रखना, मरा कौन था, ओ डायर। गोली चलवाने का आदेश किसने दिया था, आर डायर। ये ध्यान रखना आप थोड़ा सा। तो 13 मार्च 1940 को ओ डायर को उधम सिंह ने गोली मार दी, लेकिन बाद में क्या हुआ, इनको भी फांसी दे दी जाती है। तो जलियांवाला बाग घटना के दौरान पंजाब में चमनदीप ने डंडा फौज का गठन किया था। एक फौज बनाई थी डंडा, तो ये चमनदीप ने ही डंडा फौज का गठन करवाया था। उसके बाद में गांधी जी शुरुआत कर देते हैं अपने खिलाफत आंदोलन की। तो जो खिलाफत आंदोलन था वो क्या था, वो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो गठन हुआ था वो 13 सितंबर 1919 को हुआ। ये करा गया था अली ब्रदर्स के द्वारा। इसमें कौन थे, तो इसमें अली ब्रदर्स में दो व्यक्ति थे, एक तो आते थे मोहम्मद अली और एक थे शौकत अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली को ही संयुक्त रूप से अली ब्रदर्स कहा जाता था, क्योंकि ये दोनों भाई थे, इसलिए इन्हें अली ब्रदर्स की संज्ञा दी गई। अली ब्रदर्स ने इसका गठन किया, और अबुल कलाम आजाद और खान अब्दुल गफ्फार खान इसके प्रमुख सक्रिय सदस्य बने खिलाफत आंदोलन के। अब देखो, खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों। खिलाफत आंदोलन इसलिए हुआ था कि दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था, और 1918 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था, ओह सॉरी, प्रथम विश्व युद्ध चला था 1918 तक। अब इसमें क्या कहा गया कि जो मुस्लिमों का जो सरगना था वो कौन था, वो तुर्की में था, खलीफा, जिसे खलीफा कहते थे। तो
मुस्लिमों ने ये बात रखी कि आप तुर्की पर आक्रमण नहीं करेंगे, और यदि आपने तुर्की पर आक्रमण भी कर दिया तो जहाँ यहाँ का खलीफा है आप उसको गुलाम नहीं बनाएंगे, क्योंकि मुस्लिम धर्म में जो खलीफा था उसे अल्लाह का प्रवर्तक माना जाता था। तो इसी वजह से इस तरह की कंडीशन बनी। लेकिन हुआ क्या, दूसरा विश्व युद्ध अंग्रेज जीतने के कारण भी, अंग्रेजों ने जब दूसरा विश्व युद्ध जीत गए तो मुसलमानों ने साथ दिया था। इसी वजह से मुस्लिम लोगों ने, भारतीय मुस्लिमों ने इनका साथ दिया था ताकि ये खलीफा के पद को समाप्त ना करें। तो बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों के जीतने के बाद भी अंग्रेज अपनी बात से मुकरने में कभी गलती नहीं करते थे। जब जी चाहे अपने हित के लिए कभी भी मुकर जाते थे। और यही ध्यान रखना कि यही आज वर्तमान में भी स्थिति बनी हुई है कि आप पश्चिम के देशों को ले लो, यदि इन लोगों का अपना हित कहीं स्वयं का छिपा हुआ है तो वहां पर ये मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यदि इनका कोई अपना हित नहीं है तो ये वहां पर बिल्कुल भी झांकने की तैयारी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं झांकेंगे वहां जाकर। तो वर्तमान में भी यही स्थिति है और इनकी पहले भी यही स्थिति थी। तो इसी वजह से क्या हुआ कि अंग्रेजों के जीतने के कारण भी तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया इन्होंने, और इसी वजह से भारतीय जो मुसलमान थे वो गुस्सा जाते हैं, और इसी के कारण भारतीय मुसलमान खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कर देते हैं। 23 सितंबर 1919 को खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो जाता है अली ब्रदर्स के द्वारा। अब इसमें अबुल कलाम आजाद साथ देंगे और खान अब्दुल गफ्फार खान इनके प्रमुख सदस्य बनेंगे। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल खिलाफत पार्टी की बैठक हुई, जिसकी पहली अध्यक्षता जो की थी वो फजल हक ने की थी, और बाद में गांधी जी करेंगे इसकी अध्यक्षता। तो सेवर्स संधि के तहत मित्र राष्ट्रों ने तुर्की को आपस में बांट लिया, वही खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया, तुर्की बट गया। अब ये क्या था, ये जो था मुस्लिमों को गवारा गुजरा कि जी हमारा तो जो मेन आका था वही बट गया बीच दो भागों में। तो इसी वजह से ये भारतीय मुसलमान क्या करेंगे, खिलाफत आंदोलन का गठन प्रारंभ करेंगे यहाँ से। और 1922 में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में क्रांति हुई और खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ से सबसे ज्यादा कंडीशन बिगड़ती है यहाँ से। उसके बाद अब ये खिलाफत आंदोलन हुआ, उसके बाद में गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन प्रारंभ करेंगे 1 अगस्त 1920 को। और यहाँ पर जो गवर्नर जनरल बनेगा वो था जेम्स फोर्ड। तो देखो, 28 जुलाई 1920 को गांधी जी ने यह घोषणा की थी कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ होगा। आंदोलन की प्रारंभ की पुष्टि कर दी गई कि 1 अगस्त 1920 को आंदोलन शुरू किया जाएगा। अब ये क्यों हो रहा था आंदोलन, क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसमें भारतीयों को इंसाफ नहीं मिला था। तो इसी कारण अब अपना ये असहयोग व्यक्त करेंगे गांधी जी, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में हुई थी। जो विशेष अधिवेशन हुआ था वो सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो जो कर रहे थे वो लाला लाजपत राय कर रहे थे। अब देखो हुआ क्या, ये ये जो पॉइंट है आपका ये वाला, ये पीसीएस और फिर से आईएएस के लिए इंपोर्टेंट बना कि ये पूछता है कि जो असहयोग आंदोलन चला, असहयोग आंदोलन में गांधी जी का विरोध या असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया, तो दो व्यक्ति थे, लाला लाजपत राय और सीआर दास ने इसका विरोध किया था कि असहयोग आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। दिसंबर 1920 में दिसंबर 1920 को नागपुर के अधिवेशन में गांधी ने कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज रखा कि अब हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपना स्वयं का स्वराज। तो स्वराज घोषित कर दिया इन्होंने कि असहयोग आंदोलन के तहत हम अपना स्वराज लेंगे और अंग्रेजों को यहाँ से बाहर भगाएंगे। अब एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल खारपड़े ने इस आंदोलन का विरोध कर कांग्रेस के पद से ही इस्तीफा दे दिया। देखो पहले से और भी उन्होंने भी विरोध कर रहे थे, लेकिन बाद में कुछ और लोगों ने भी क्या कर दिया, यहाँ से इस्तीफा दे दिया। पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जमुना दास, द्वारकादास, फिरोज सेठाना, शीतलवाड़ ने असहयोग विरोधी संस्था की स्थापना की थी। तो इतने लोग भी यहाँ पर इस तरह से शामिल होते हैं। और 1 अगस्त को तिलक की मृत्यु हो जाती है, जो बाल गंगाधर तिलक थे इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी दिन इस आंदोलन की शुरुआत का तय करने का निर्णय लिया गया कि इसी दिन इस आंदोलन की शुरुआत होगी। तो इसका मतलब ये था कि जिस दिन तिलक की हत्या हुई या जिस दिन तिलक की मृत्यु हुई या जिस दिन तिलक को वीर गति प्राप्त हुई उसी दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। दो को दो क्वेश्चन निकल जाते हैं, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1 अगस्त 1920 को, या फिर ये कहते हैं कि तिलक की मृत्यु कब हुई, तो 1 अगस्त 1920 को। तो इस आंदोलन का प्रमुख कार्य स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, कि जो अपने देश में वस्तुएं बनती हैं उनका प्रयोग करो, तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। तो विदेशी वस्तुओं का आप बहिष्कार करेंगे।
इस आंदोलन का प्रमुख कार्य अस्पृश्यता का अंत था, अर्थात छुआछूत अस्पृश्यता का अंत, जो वर्तमान में हमारा जो अनुच्छेद 17 है वहां पर दिया गया है। चरखा बांटना, सूत कातना था कि सबको चरखे बांटे गए और सूत कातना सिखाया गया सबको। इस आंदोलन के दौरान गांधी ने खादी वस्त्र को आजादी का वस्त्र कहा था। गांधी जी ने खादी जो थे, क्योंकि खादी सबसे ज्यादा बिकती है और वर्तमान में आज भी खादी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भी है। इसी आंदोलन के दौरान 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स, ये वेल्स है आपका, ने भारत की यात्रा की थी। प्रिंस ऑफ वेल्स मतलब ये अंग्रेज, ये जो अंग्रेज थे ये ब्रिटेन के राजा थे। तो 1921 में भारत दौरे पर आते हैं और इस आंदोलन के दौरान गांधी ने अपनी केसर हिंद, जूलू पदक और बोअर पदक जैसी उपाधियां का अंत कर दिया, मतलब अंग्रेजों को वापस दे दी अपनी। जो अंग्रेजों के द्वारा उन्हें केसर हिंद, जूलू पदक और बोअर पदक की उपाधि मिली हुई थी, ये सब की सब अंग्रेजों को वापस कर दी गई। राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई ने वकालत पद से इस्तीफा दे दिया। ये सब के सब वकील थे, ये जो भी आप देख रहे हैं, और इन्होंने अपने वकालत पद से इस्तीफा दे दिया। इस आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया, जिसे हम अलीगढ़ विश्वविद्यालय या जेएनयू के, सॉरी, एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, जैसे कॉलेजों की स्थापना हुई। देखो, जो ये यूनिवर्सिटी बनी एएमयू, उससे पहले ये कॉलेज थी। इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा तो बाद में दिया जाएगा जाकर। मोपाला विद्रोह का विलय भी असहयोग आंदोलन में कर दिया गया। ध्यान करो, 1920 में मोपाला विद्रोह दोबारा चालू हुआ था, तो इसका विलय भी इसी में ही कर दिया गया। इस आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो मोहम्मद अली थे, और पहली महिला जो थी वो CR दास की पत्नी बसंती देवी थी। अर्थात असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तारी हुई मोहम्मद अली की, और ये तो पुरुष थे, पुरुषों में सबसे पहले गिरफ्तारी मोहम्मद अली की हुई, जबकि महिलाओं में सबसे पहली गिरफ्तारी CR दास की पत्नी बसंती देवी की हुई थी। और इसी बीच में एक घटना घटती है जिसे हम कहते हैं चोरी चौरा की घटना, कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चोरी चौरा की घटना होती है, और ये भी हिंसक रूप धारण कर लेती है। कैसे? घटना का कारण भूतपूर्व सैनिक भगवान अहिर को, इन्होंने एक तरीके से भगवान अहिर को जो मानते थे ये, इसी कारण क्या हुआ, वो मारे गए, जो अहिर थे। और इसके कारण में 12 फरवरी 1922 को क्या होता है, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। अर्थात देखो इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ कि जो भड़काई हुई भीड़ थी, जो भड़की हुई भीड़ थी, गोरखपुर में एक थाना था, तो गोरखपुर में थाने में क्या कर देती है, ये जो गोरखपुर थाने की पुलिस थी, ये इस भीड़ को कंट्रोल करने का प्रयास करती है, लेकिन भड़की हुई भीड़ ने इस गोरखपुर थाने को ही आग लगा दी, और जो इसमें पुलिसकर्मी थे वो जलकर सब राख हो गए। और इसी वजह से गांधी जी इस चीज से बहुत आहत हुए, क्योंकि गांधी जी तो जो थे, गांधी जी का जो विश्वास था वो अहिंसा में था, वो हिंसा में बिल्कुल नहीं था। और इसी वजह से गांधी जी क्या करते हैं, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, तो गुजरात से लेते हैं ये वापस। 10 मार्च 1922 को गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, और न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी को 6 वर्ष की सजा सुना दी। तो अब देखो, जो आंदोलन था वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से निष्क्रिय हो जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि जो मेन लीडर था, मेन लीडर थे गांधी जी। अब गांधी जी ही क्या होंगे, वो जेल चले जाएंगे, क्योंकि गांधी जी के जेल जाने से पहले ही क्या हो गया था, आंदोलन को वापस ले लिया गया था। मार्च 1923 में, अब देखो, जो जो क्रांतिकारी थे, वो क्रांतिकारी, कुछ क्रांतिकारी क्रांतिकारी अलग हो जाएंगे, कुछ अलग संगठन बना लेंगे, कुछ अलग संगठन बना लेंगे। तो यहाँ पर दुनिया भर के संगठन बन जाएंगे। जैसे 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, 1923 में। कहाँ हुई, इलाहाबाद, या इलाहाबाद को वर्तमान में हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। योगी जी ने इसका नाम चेंज कर दिया, प्रयागराज कर दिया। और 6 नवंबर 1924 को CR दास और गांधी समझौता हुआ। जेल में ही हुआ था ये, क्योंकि उस टाइम में गांधी जी कहाँ थे, जेल थे। और 16 जून 1925 को CR दास की भी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से जो था वो गांधी जी, देखो गांधी जी के बारे में और भी धीरे धीरे हम पढ़ेंगे जैसे जैसे आएंगे, क्योंकि हमने केवल एक थोड़ा सा मोटा सा आइडिया बाकी लिया है कि हाँ, क्योंकि अभी हमारा जो है असहयोग, जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन रह गया इनके बारे में, और भारत छोड़ो आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट भी रह गया, जो 1942 में होगा, और ये 1930 के आसपास होगा।
तो ये इस तरह की कंडीशन भी बनेगी, वो आगे आगे देखेंगे धीरे धीरे। लेकिन एक हमने एक यहाँ पर गांधीवादी युग का एक आइडिया लिया है मोटा सा कि हाँ किस तरीके से गांधी जी ने अपनी यात्रा भारत में प्रारंभ की थी। तो 1915 में गांधी जी अपनी यात्रा आरंभ करते हैं और 1922 के आते आते गांधी जी को 6 वर्ष की सजा हो जाती है। और इसी दौरान क्या होगा, गांधी जी सक्रिय राजनीति से अपने आप को बिल्कुल अलग कर देते हैं। और जो युवा लोग थे जैसे चंद्रशेखर आजाद को ले लो, भगत सिंह को ले लो, सुखदेव थे, राजगुरु थे, यशपाल थे, तो ये लोग क्या थे, ये लोग अपना अलग संगठन बनाएंगे। एक तो बनाएंगे एचआरए की स्थापना करेंगे, कुछ एचएसआरए की स्थापना करेंगे, और जो एचआरए के सदस्य होंगे यही काकोरी कांड को अंजाम देंगे 1925 में। ये मैं आपको सब कुछ ए टू जेड क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कैसे हुआ, कि जो सैंडर्स की हत्या हुई वो कैसे हुई, जो साइमन कमीशन भारत आया उसका विरोध क्यों किया गया। इन सब के आंसर आपको कल मिल जाएंगे। गांधीवादी जो आपका क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण होगा। तो गांधी जी के बारे में आज इतना ही रखेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद में यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है, रिवीजन के लिए पीडीएफ अपने पास होनी चाहिए, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप टेलीग्राम यूज नहीं करते तो व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। कोई सा भी निम्न में से किसी एक को ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और यदि आपको लगता है कि इसकी कंप्लीट पीडीएफ होनी चाहिए हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की कंप्लीट पीडीएफ के लिए आपको मेल करना होगा और आपको वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी कंप्लीट हिस्ट्री की। तो इसके लिए आप मेल करेंगे। मेल आपकी यहाँ भी लिखी हुई है और मेल के लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, यहाँ से भी नोट कर सकते हैं और वहाँ से लिंक डायरेक्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि हिस्ट्री के आपके हार्ड कॉपी के रूप में नोट्स चाहिए, हार्ड कॉपी के रूप में नोट्स, यदि आपको इस हार्ड कॉपी के रूप में नोट्स चाहिए तो आप इसके लिए भी मेल कर सकते हैं। और जो आप अपना एड्रेस देंगे वो 8 से 10 दिन में वो आपके अपने पते पर पहुंचा दिया जाएगा। और यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।